डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं आज की जीके डायरी। जीके डायरी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए आज मैं कौन कौन से प्रश्न लेके आई हूँ जिनको हम सोल्व करेंगे। फ्रेडरिक सार्यू कौन था? देखिए इतिहास में फ्रेडरिक सार्यू का बहुत महत्व है। कौन था? यानी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत महत्व था। तो ये कौन थे? ब्रिटिश कलाकार थे या अमेरिकी कलाकार या फ्रांसीसी कलाकार या इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए फ्रेडरिक सार्यू एक फ्रांसीसी कलाकार थे। आइए सेकंड प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्टा निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? इस देश में से बताना किस देश का। नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में सभी जानते हैं। इतिहास में बोनापार्टा का नाम बहुत फेमस है। तो बोनापार्टा किस देश का शासक था? इटली का, ब्रिटेन का, जर्मनी का या फ्रांस का? तो देखिए ये फ्रांस का शासक था। फ्रांस में 1804 में एक समान आचार संहिता लागू की और कई देशों ने मिलकर इनको हराया। अकेले तो ये किसी से हारते भी नहीं थे, बहुत विजेता थे। बोनापार्टा का इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1815 में किस देश ने नेपोलियन को पराजित किया था? नेपोलियन को अभी मैं बता रही थी कि बहुत बड़े विजेता थे, किसी से एक देश से नहीं हारे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किस ने इनको पराजित किया? ब्रिटेन ने, रूस ने, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया ने या फिर इन सभी ने? अब देखिए इनको हराने के लिए इधर से ब्रिटेन आता है, इधर से रूस आता है, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया, फिर तीनों शक्तियां मिलकर क्या करती है? बोनापार्टा को हराती है। तब इनके क्या होती है? पराजय होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता का मारियाना, शासक को या जर्मेनिया को या डाक टिकट? तो देखिए फ्रांस के अंदर मारियाना को एक नारी का प्रतिनिधित्व करती हुई कलाकारों के द्वारा बनाई हुई एक तस्वीर है और इस तस्वीर को क्या माना जाता है? फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। बहुत फेमस है और इसी को डाक टिकट पर बाकी जगह क्या किया जाता है? अंकित किया जाता है कि किस तरह की तस्वीरें बनाई कलाकारों ने और जो फ्रांस की स्वतंत्रता का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काला सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? बाल्कन क्षेत्र, रोमानी क्षेत्र, ओटोमन क्षेत्र, जर्मन क्षेत्र? तो देखिए क्या कहा जाता है? बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका ठीक आंसर है वो क्या होगा? एक, यानी कि बाल्कन क्षेत्र। ये प्रश्न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतिहास में इन प्रश्नों का बहुत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अभी हम। देखिए इतिहास में किसे लौह और रक्त नीति का जन्मदाता माना जाता है? लौह और रक्त नीति के नाम से फेमस है, किसे माना जाता है? देखिए ये है यूरोप के इतिहास में ही मुसोलिनी को, हिटलर को, बिस्मार्क को या माओ को? देखिए इन तीन में से कौन सा सही है? बिस्मार्क को माना जाता है। यूरोप के अंदर यानी कि बहुत ही दृढ़ता के साथ लड़ने वाले थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लौह और शक्ति दी गई है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? बड़ा विवाद का विषय है भारत में। साइमन का अंग्रेज़ों के समय से साइमन कमीशन के को लेकर बहुत सारे क्या हुए थे? दंगे हुए थे। इनको वापस भेजने की प्रक्रिया चलाई गई थी। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो देखिए कब? 1924 में, 1926 में या फिर 1928 में या 29 में? तो इसका सही उत्तर है 1928 में, क्योंकि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे और उनका जो अध्यक्ष था वो सर साइमन थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? साइमन पड़ी। ये यहाँ पर क्यों आया था साइमन कमीशन? देखिए 1919 में जो एक्ट था, चेम्सफोर्ड एक्ट था, उसमें सुधार करने के लिए उसका एक जायज़ा लेना था कि उसमें क्या सुधार करना है, ताकि 1929 में हर 10 साल के बाद एक नया कानून बनता था। तो 1929 में नया क्या बन सके? कानून बनाया जा सके, लेकिन उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी एक क्या थी? घटना भी थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के
अंग है। सरकार के कौन से अंग होते हैं? जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ सरकार के अंग क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर ये सभी? सही उत्तर है ये सभी। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर कानून बनाने वाली अलग संस्था, कार्यपालिका आदेश देने वाली अलग और न्याय करने वाली अलग संस्था होती है। और ये खाली लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में ही शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है? श्रीलंका कहाँ है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में या उत्तरी अमेरिका में? तो देखिए कहाँ है, जिसमें भारत स्थित है वहीं ही श्रीलंका होगा, क्योंकि बिल्कुल हमारा पड़ोसी है। तो ये कहाँ पे है? एशिया में है। और एशिया के अंदर भी कहाँ पे आता है? दक्षिण एशिया में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अभी। हमारा जो पड़ोसी देश की श्रीलंका है उसी के ऊपर लेते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1952 में, 1956 में, 1954 में या फिर 1998 में? अब कब किया गया था? देखिए, सिंहली भाषा को एकमात्र भाषा घोषित 1956 में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। 1952 में भारत में प्रथम बार संसदीय चुनाव हुआ था। 1956 में राज्य पुनर्गठन हुआ था। और श्रीलंका में क्या है, जो सिंहली जाति है उसको राजभाषा माना गया। तमिल लोगों के साथ क्या किया गया? भेदभाव किया गया था। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? ब्रुसेल्स का नाम बहुत आता है, एक तो बोर्ड की परीक्षा में 10th में भी। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बताइए, इन देशों में से किसकी राजधानी है? श्रीलंका की, बेल्जियम की, नेपाल की, वियतनाम की? किसकी है? ये बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स यूरोप का एक शहर है। और जो यूरोपीय संघ बनाया गया उसकी वजह से ये क्या बहुत फेमस है। और यहाँ पर भी क्या है, एक सत्ता की साझेदारी सबसे विशिष्ट तरीके से अपनाई गई है, उसके लिए भी देश दुनिया में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं कि श्रीलंका में तमिल भाषी लोग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? श्रीलंका में जो तमिल है वो किस धर्म के हैं? मुसलमान है, हिंदू है, या हिंदू मुसलमान दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो आप क्या जानते हैं? देखिए, श्रीलंका के अंदर जो लोग हैं वो कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान है। और मूल रूप से वो भारत से गए हुए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में वहाँ पे उनसे मजदूरी करवाने के लिए लेके गए थे, फिर उनके वंशज वहीं पर रह गए, इसलिए वो लोग वहाँ पे अल्पसंख्यक है। संसाधन की विशेषता क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। संसाधन है उनमें क्या है? क्या इनका मूल्य होता है? ये उपयोगी होते हैं? ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं? या उपयुक्त सभी? इनमें से कौन सा सही है? कौन सी विशेषता है संसाधन की? ये चारों ही विशेषता, क्योंकि संसाधनों की वैल्यू भी है, यूटिलिटी भी है, और ये कुछ नेचुरल और कुछ मैनमेड भी होते हैं, इसलिए ये तीनों ही क्या है, इसकी विशेषता सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं कि नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है। देखिए, इन चार में से कौन से ऐसे संसाधन है जो नवीनीकरण योग्य नहीं है? खनिज, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वन्य जीव। अब देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वन्यजीव ये एक जैसे, ये नवीनीकरण योग्य नहीं। इनका एक बार इस्तेमाल कर लिया जाता है तो पुनः इनको प्राप्त करना क्या होता है? बड़ा मुश्किल होता है। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? देखिए, मृदा है, मृदा भी एक तरह से हमारे लिए संसाधन है। तो भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत में 3, 4, 5, 6। तो भारत में 6 प्रकार की मृदा यानी कि 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए मिट्टी के आधार पर ही यहाँ की वनस्पति क्या होती है? भिन्नता वाली होती है। अलग अलग तरह की वनस्पति, अलग अलग तरह के क्षेत्र, अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ यहाँ पे पैदा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खादर और वांगर का संबंध किस मृदा से है? खादर और वांगर बहुत आता है, पेपर में हमेशा रिपीट होता है। ये जो मिट्टी है इसका संबंध क्या है? क्या काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या पर्वतीय मिट्टी है? तो आपको बताना है कौन सा है। तो ये जलोढ़ मिट्टी से संबंध है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग है, एक वांगर और एक खादर है। ये क्या करना है? ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी में कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिट्टी में कटाव और बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन,
चादर अपर्धन, नालीदार अपर्धन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसको मृदा अपर्धन कहा जाता है। मृदा अपर्धन की वजह से क्या होते हैं, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, बह कर चली जाती है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सी मृदा काजू की फसल के लिए उपयोगी है। तो इनमें से बताना है आपको कि काजू की फसल के लिए किस तरह की मृदा है वो काम आती है। काली मृदा, पर्वतीय मृदा, लेटराइट मृदा, लाल मृदा। तो देखिए काजू की फसल के लिए लेटराइट मृदा का क्या होता है, प्रयोग होता है। ये इस मृदा में काजू की खेती क्या होती है, अच्छे तरीके से होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? हम भारत की बात कर रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे अधिक है? पंजाब, बिहार, केरल, हरियाणा। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है वो वर्तमान समय में कहाँ पे है? पंजाब की है। प्रति व्यक्ति आय पंजाब की है और सबसे कम है वो गरीब बिहार की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है। मानव विकास सूचकांक जो है उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। पंजाब, बिहार, केरल, दिल्ली। तो किसका है यहाँ पर? केरल का मानव विकास सूचकांक वर्तमान समय में भारत के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे उच्चतम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2016 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था? यानी कि विश्व में रैंकिंग क्या थी? 124 नंबर पे था, 142, 123 या 130? तो देखिए 2016 में भारत के मानव विकास सूचकांक में जो स्थान था वो 130 नंबर पर था। 130 नंबर पर भारत की, विश्व में 130 नंबर पर भारत के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 2011 नवीनतम जनगणना है। इसी के अनुसार देखिए 65.46, 75.84, 75.26, 60.63। तो इनमें से सिर्फ महिला साक्षरता दर बतानी है तो वो कितनी थी? 65.46% थी। और इसी में से ये प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी भारत में 2011 में कितनी थी? तो पुरुषों की कितनी थी? 82.14% थी। पुरुषों की 82.14%। और कुल साक्षरता दर भारत की कितनी थी? वो थी 74.4%। तो ये क्या करना है, ध्यान रखना है, तीनों को कुछ भी, कुल भी पूछा जा सकता है, पुरुषों के भी और महिलाओं की भी पूछी जा सकती है। इसको ध्यान, क्योंकि नवीनतम जनगणना यही है। आगे चल के 2021 में नई जनगणना होगी तो उनके आंकड़ों से क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक साक्षर है? तो वो बताइए इनमें से किसकी है? तो वो किसकी है? केरल राज्य की है। केरल राज्य सबसे ज़्यादा साक्षर है। आज से कितने वर्षों के बाद ऊर्जा संसाधनों का संकट खड़ा हो जाएगा? बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको ध्यान देने योग्य है क्योंकि हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। 5 वर्ष के बाद, 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद? तो कितने वर्ष बाद होगा? आज से 50 वर्ष बाद ऊर्जा के जो संकट है वो हमारे समक्ष खड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या रहेगी कि संसाधनों का हम कहाँ से प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, वो हमारे लिए एक आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का उद्देश्य है? तो देखिए सबसे पहले हम बता दें, सतत पोषणीय विकास बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के देश इकट्ठे होकर इस पे बैठक करते हैं कि किस तरह सतत पोषणीय विकास किया जाए। तो कौन सा है? प्रदूषण में कमी हो। हम जब कोई डेवलपमेंट करते, विकास करते हैं तो उसमें नज़रिए होती है प्रदूषण में कमी आनी चाहिए, व्यक्ति की आय में वृद्धि होनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है? उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास कहा जाता है।
आज की डायरी में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।